अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं 7.8 प्रॉब्लम जो है वो ग्रिफिथ का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ उसका मैं सोल्यूशन बताने लगी हूँ। 7.8 प्रॉब्लम ये है जिसके अंदर एक स्क्वायर लूप होता है और उसकी सारी साइड्स जो हैं वो उनकी लेंथ a है और वो किसी डिस्टेंस s पे फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर रखा गया है और उस स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। तो आप बताएं कि सबसे पहले हमने ये बताना है कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स होगा और अगर आप इसको मूव करें अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर टू द वायर तो उसके अंदर से जो फ्लक्स चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस होगा उसकी वजह से ईएमएफ जो है वो कितना इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा है किसी पोजीशन एस के ऊपर। तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर से जो है वो कितना जो है वो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कितनी पास करे या इसमें से फ्लक्स कितना है। तो पहले आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको फ्लक्स फाइंड करने के लिए बी और ए चाहिए होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आप यूज़ करेंगे वो एक स्ट्रेट वायर की वजह से करेंगे। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप लोग कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो या फिर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर किसी बुक के अंदर कहीं एग्जांपल की हुई है तो मैं आपको उसका रेफरेंस दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको सॉल्व करना बता दूँगी कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो आप किस तरीके से फाइंड करते हैं। मुझे किसी ने 7.8 प्रॉब्लम का कहा था तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। आई थिंक अभी पीछे यहाँ पे फ़िलहाल इस चैप्टर में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन पिछले जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैलकुलेट की गई है। तो आपने वो रिलेशन यूज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर का करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अबाउट किसी डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास ये है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2πs। आई जो है उस वायर में से करंट होता है, एस वो डिस्टेंस होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन स्फेरिकल होती है। मतलब आपको पता है कि अगर आप अपने राइट हैंड के अंदर आप वायर को पकड़ें और थंब को आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये एक सर्कुलर वायर है। तो ये आपके पास जो स्क्वायर वायर है, मतलब स्क्वायर आप ये कह लें कि आपके पास एक लूप है वायर का, तो ये किसी पोजीशन एस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एस पर डिपेंड करी, एस है डिस्टेंस फ्रॉम दैट वायर। अब ये वायर यहाँ ये जो पूरा हमारे पास स्क्वायर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो मतलब उसका जो एस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट के ऊपर जो है वो डिफरेंट होगी। एस डिफरेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो डिफरेंट होगी। तो आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है वी डॉट दिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट होगी। उसका मतलब ये है कि हर पॉइंट का एरिया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आप इसे शॉर्ट यू रीजन्स के अंदर डिवाइड करें तो हर रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड फिर उसका एरिया, हर रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड और उसका एरिया। इन शॉर्ट कि आपने पूरा इसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कि हर रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड और उसका एरिया जो है मल्टीप्लाई होके फिर उनको एडअप होगा तो आपको टोटल फ्लक्स देगा। तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एरिया की भी आप देख लें परपेंडिकुलर टू द प्लेन वही डायरेक्शन बन रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास ये बन गई। तो आपके पास बी डॉट डी ए जो है वो पैरेलल हो गया तो उसमें से कॉस 0 हो जाएगा और बी डी ए हो जाएगा। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है और एस के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। एरिया क्या होगा, एरिया जो है ना बेसिकली आपके पास ये वाली चीज़ तो फिक्स होगी, ए के बराबर ही होगी, लेकिन ये वाली जो विड्थ है ये चेंज होती जा रही है। ये एस से लेके एस प्लस, ये वाली लाइन किधर है, डिस्टेंस एस के ऊपर है और ये वाली लाइन किस डिस्टेंस पे है, एस प्लस ए के ऊपर। तो ये वाली जो एरिया लेंथ है वो एस से लेके एस प्लस ए तक चेंज हो रही है। उसको हमने डी एस से रिप्रेजेंट किया। ये साइड ए है और ये वाली साइड जो है ना हमने उसको डी एस से रिप्रेजेंट किया। तो हर एक स्ट्रिप का जो एरिया है वो ए इंटू डी एस के बराबर होगा। तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे एस से लेके एस प्लस ए तक। वो मैंने आपको बता दी क्योंकि इस लाइन से इस लाइन तक हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो यहाँ ये एस पॉइंट पे है और ये एस प्लस ए पे है। तो एस से लेके एस प्लस ए तक हमने इसे इंटीग्रेट किया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया, ये आपके पास एल एन ऑफ एस आ गया और इसकी इंटीग्रेशन में आपने इसकी लिमिट पुट कर ली तो आपके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया।
दूसरा स्टेप ये फाइंड करना है कि जब हम वायर को मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो क्या है। EMF इंड्यूस -d साई ओवर dt होता है। साई आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये सब कॉन्स्टेंट्स आप बाहर निकाल लें, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर लें। 1/, दिस आप जैसे ln(x) का डेरिवेटिव लेते हैं, 1/x इंटू में जो भी आपके पास आर्गूमेंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है, तो 1/, दिस प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यह आ जाएगा। और फिर उसके बाद इस चीज़ का आपने डेरिवेटिव ले लिया। इसके डेरिवेटिव में मैंने सिंपल इसको s से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, प्लस a/s। फिर अंदर मैंने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया टाइम, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो s 1/s का हो जाएगा -1/s², और फिर साथ s हो जाएगा ds/dt। सिंपल आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। कांस्टेंट सारे एक साइड पे कर लें, एक s से कैंसिल हो जाएगा। ds/dt को आप कर लें वो स्पीड जिससे वो आपसे मूव कर रहे हैं अपर डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ मूव करें, तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी। उन्होंने आपसे ये भी पूछा हुआ है कि आप बताएं कि जो इंड्यूस EMF होगा उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली आपके पास, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसको अपोज करना चाहिए, क्योंकि रिंग दूर जा रहा है वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके पास रिंग को अट्रैक्ट करे। जब रिंग दूर जाएगा तो वायर उसे अट्रैक्ट करेगी, तो अगर रिंग के करीब आ रहा होता तो वायर उसे रिपेल करती। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने ऐसे होनी चाहिए उसके अंदर कि आपके पास रिंग जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो आपके पास, आप इस तरह से करें, आप इस स्ट्रेट वायर को देखें। अब आपके पास ये वाली वायर है, अगर इसको आप हाथ में पकड़ें तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो वायर है अगर इससे भी इस डायरेक्शन में इसका करंट हो तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो जैसे आपको पता है अगर दो वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट हो, पैरेलल करंट्स हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर इस वायर में भी इस तरफ डायरेक्शन में होगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यूँ होंगी और ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो हम यही मतलब ऑब्वियसली लेंस लॉ के अकॉर्डिंग चेंज को अपोज करता है इंड्यूस EMF। तो क्योंकि ये दूर जा रही है वायर, तो इसमें जो फ्लक्स है या EMF जो है वो इस तरह से इंड्यूस होगा, फ्लक्स इस तरह से चेंज होगा, EMF इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को जो है वो अपोज करेगा। तो फ्लक्स क्योंकि इसमें से डिक्रीज़ कर रहा है तो वो अपोज करेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा कि उसमें से फ्लक्स इंक्रीज़ करे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें भी करंट की वही डायरेक्शन हो जो इस वायर में है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट्स मीन क्लंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सी में आपको ये कहा था कि आपके पास सी पार्ट इसका ये है कि अगर आप वायर को इस डायरेक्शन में मूव कराएं तो क्या होगा, अगर आप वायर को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलॉन्ग चेंज हो रही है, तो इसमें से EMF इंड्यूस नहीं होगा।